So today I am going to solve some numericals on vapor compression cycle. I will prepare the video related to the numericals of the vapor compression cycle, which is also very important. So the first numerical which I am going to take up, that is the temperature limit of an ammonia refrigeration system are 25 degree and minus 10 degree. Okay, if the gas is dry at the end of compression, calculate the coefficient of performance of the cycle assuming no undercooling of the liquid ammonia. Use the following table for properties of ammonia. तो ये टेबल दिया रहेगा एग्जामिनेशन में, ऑलवेज द टेबल इज गिवन वेपर कंप्रेशन साइकिल के न्यूमेरिकल्स में. टेम्परेचर दोनों शो कर रहे हैं 25 और माइनस 10. लिक्विड हीट दैट इज लेटेंट हीट, सॉरी टेम्परेचर ऑफ द लिक्विड किलो जूल पर केजी. लिक्विड हीट दैट इज द लेटेंट हीट, दैट इज 298.9, 135.37. then latent heat kilojoule per kg 1166.94 and 1297.68. okay, then liquid enthalpy, all the things about the liquid it is given. Liquid enthalpy 1.1242 and 0.5443. okay, these are the given things. So for the solution we will now move. solution के लिए हम चलेंगे आगे, और सबसे पहला चीज़ जो है वो हमें क्या क्या गिवन, इस चीज़ को पहले हम नोट करेंगे. तो टेम्परेचर, अब देखिए इसमें स्केच भी बनाया गया है, टेम्परेचर एंट्रोपी पर और प्रेशर एंथैल्पी पर, दोनों स्केच दिखाए गए हैं साथ साथ. तो इसमें बोल रहा है कि जो कंप्रेशन हो रहा है दैट इज़ एट द सैचुरेटेड पॉइंट 2. गिवन थिंग T2 इज इक्वल टू T3, T2 इज इक्वल टू T3. कंडेंसेशन टेम्परेचर 25 डिग्री, उसको हमने चेंज कर लिया केल्विन में, तो हमारा हो गया 298 K. देन T1 इज इक्वल टू T4, माइनस 10 डिग्री टेम्परेचर, माइनस 10 डिग्री टेम्परेचर केल्विन में चेंज कर लिया, तो हो गया 263 K. फिर बोल रहे हैं HF3 इज इक्वल टू HF4. ऑफकोर्स आप एक बार ध्यान से देखें, यहाँ जो एंथैल्पी होगी टोटल एंथैल्पी, और यहाँ जो लिक्विड की एंथैल्पी वो हमेशा बराबर होगी, बिकॉज दे आर ऑन द सेम लाइन. तो HF3 इज इक्वल टू H4, HF3 is equal to H4, that is 298.9 kilojoule per kg. okay, then HFG2, point number 2 पर आपका चेंज फ्रॉम द लिक्विड टू गैस, इसकी वैल्यू दे दिया इन्होंने 1166.94. देन SF2, यहाँ पे पॉइंट नंबर 2 पर लिक्विड की एंट्रोपी, पॉइंट नंबर 2 पर लिक्विड की एंट्रोपी 1.1242 किलोजूल पर केजी के. ठीक है, फिर जो दिया इन्होंने HF1, पॉइंट नंबर 1 पे HF1 लिक्विड की एंथैल्पी 135.37 किलोजूल पर केजी. फिर HFG1 लिक्विड टू गैस एंथैल्पी लेटेंट हीट, दैट इज़ 1297.68, ये दिया हुआ. फिर SF1 मतलब एंट्रोपी एट 0.443 किलोजूल पर केजी के. दीज आर द गिवन थिंग्स. तो सबसे पहले हमको जो गिवन है उसको हमको नोट करना पड़ेगा. फिर स्केच हमारा पहले बनना चाहिए टेम्परेचर पर, एंट्रोपी पर और प्रेशर एंथैल्पी दोनों पर बनाइए, ज़्यादा बेटर है. सो वी आर मूविंग फ्रॉम 1 पॉइंट टू 2, दैट इज़ कंप्रेशन, then 2 to 3, that is condensation, then 3 to 4 expansion, and 4 to 1 evaporation. Here from 1 to 2 entropy is constant because it is a straight line, entropy at point 1 is equal to entropy at point 2. Similarly in pH diagram you will see enthalpy at point 3 is equal to enthalpy at point 1 because it is a straight line. So this is very important to understand. These are the things very important to understand, that is entropy at 1 is equal to entropy at 2, and enthalpy at 4 is equal to enthalpy at 3. So TS diagram and PS diagram are shown above. Let x1 be the dryness fraction at point 1, because at point 1 it is in the liquid and gas, both phases are there,
सो ड्राइनेस फ्रैक्शन विल कम इनटू प्ले। तो x1 ड्राइनेस फ्रैक्शन एट पॉइंट 1, तो उसकी वैल्यू हो जाएगी एंट्रोपी एट 1 हो जाएगा SF1 दैट इज़ द लिक्विड एंट्रोपी प्लस x1 ड्राइनेस फ्रैक्शन HFG डिवाइडेड बाई T1, HFG1 डिवाइडेड बाई T1 दैट इज फ्रॉम कन्वर्शन फ्रॉम लिक्विड टू गैस डिवाइडेड बाई टेम्परेचर। दिस इज द स्टैंडर्ड इक्वेशन व्हेन इट इज़ इन द वेट फॉर्म, इट इज़ हियर इट इन द वेट फॉर्म। यहाँ पर ये वेट फॉर्म में है, इसलिए यहाँ पर एंट्रोपी SF1 प्लस x1 HFG1 बाई T1 है। ठीक है, सभी वैल्यू मालूम है हमको। SF1 की वैल्यू मालूम है हमको 0.5443, ऑलरेडी हमको दिया हुआ है 0.5443 है ना, प्लस x1 हमको नहीं मालूम है, यहाँ पर हमको एंट्रोपी नहीं मालूम है, ड्राइनेस फ्रैक्शन नहीं मालूम है। x1 इंटू HFG1, HFG1 की वैल्यू भी दी हुई है, HFG1 की वैल्यू हमको दी हुई है। ठीक है, HFG1 1297.68 रख दिया हमने। टेम्परेचर मालूम है हमको, टेम्परेचर हमारा 263, तो हमारा वैल्यू आ गया 0.5443 प्लस 4.934 x1, ये हमारी वैल्यू आ गई। अब एंट्रोपी एट पॉइंट टू पर एंट्रोपी क्या होगी, उसी का फार्मूला हम यूज़ कर सकते हैं, लेकिन यहाँ ड्राइनेस फ्रैक्शन 1 है, यहाँ पर ड्राइनेस फ्रैक्शन 1 है, चूँकि वो ऑलरेडी गैस लाइन को, वेपर लाइन को टच कर रहा है। तो SF2 प्लस HFG2 डिवाइडेड बाई T2, यहाँ वैल्यू रखा बेटा हमने SFG2 का, SFG2 का वैल्यू हो गया 1.1242 प्लस HFG2 का वैल्यू दिया हुआ है आपको, HFG2 की वैल्यू 1166.94 डिवाइडेड बाई T2 298, ये हम कैलकुलेट किया हमने 5.02 आया। तो अब हमने आपको बताया स्केच के हिसाब से, पहला टेम्परेचर एंट्रोपी के बीच में S1 इज इक्वल टू S2 है, S1 इज इक्वल टू S2 है, इक्वेट कर दिया हमने दोनों इक्वेशन को। ये पहला इक्वेशन ये था हमारा, दूसरा ये बना है, तो 0.5443 प्लस 4.934 x1 इज इक्वल टू 5.04, ये वॉल्यूम हो गई। यहाँ से हमने कैलकुलेट कर दिया, क्या चीज़ कैलकुलेट कर दिया, ड्राइनेस फ्रैक्शन 0.91 आ गया, तो ड्राइनेस फ्रैक्शन हो गया 0.9। अब उसके बाद हमको चाहिए एंथैल्पी, क्योंकि जब भी COP कैलकुलेट करना रहता है तो हमेशा एंथैल्पी की वैल्यू हम देखते हैं, कैलकुलेट करते हैं। तो वी नो दैट एंथैल्पी एट पॉइंट वन पर एंथैल्पी क्या होगी, HF1 लिक्विड प्लस x इंटू HFG1। जैसे हमारा एंट्रोपी की वैल्यू थी, वहाँ पर टेम्परेचर से डिवाइड कर दिया था, हीट डिवाइडेड बाई टेम्परेचर दैट गिव्स एंट्रोपी एंड द टोटल हीट ओनली HFG1। तो H1 इज इक्वल टू HF1 प्लस x1 HFG1, सभी वैल्यू हमको मालूम है। HF1 की वैल्यू 135.37 प्लस x1 की वैल्यू 0.91 प्लस इंटू 1297.68, टोटल कर दिया 1316.26 आ गया H1 की वैल्यू। अब हमको चाहिए H2 की वैल्यू, H2 हमारा पूरा ड्राई है, तो HF2 प्लस x हमारा 1 है, चूँकि ये वेपर लाइन को टच कर रहा है, x इंटू HFG2, सभी वैल्यू दी हुई हमको 298.9 प्लस 1166.94 प्लस 1468.84 किलो जूल पर kg, तो ये H2 की वैल्यू हो गई। तो H1 मालूम हो गया, H2 मालूम हो गया। अब हमको COP आसानी से निकल जाएगा, दैट इज़ कूलिंग इफेक्ट अपॉन द मैकेनिकल वर्क डन। तो हमारा H1 माइनस HF3, H1 माइनस H4 होना चाहिए, लेकिन 4 की जगह पर हम HF3 लिख सकते हैं, लिक्विड की एंथैल्पी 0.4 के एंथैल्पी के बराबर है। तो उस तरह से हमने लिखा H1 माइनस HF3 1316.26 माइनस 298.9 डिवाइडेड बाई H2 माइनस H1 1465.84 माइनस 1316.26, ये वैल्यू कैलकुलेट करके हमने देखा तो 6.8 आंसर आता है इसका। ठीक है, तो COP हमारा निकल गया 6.8। तो ये पहला केस हुआ जबकि हमारा लिक्विड गैस जो है वो लिक्विड रेफ्रिजरेंट जो है कंप्रेशन के बाद जो है आइडियल केस में गैस के पॉइंट को टच कर रहा है और इनलेट पॉइंट पर जो है वो वेट है। तो वेट है इसलिए हमको यहाँ पर इसका ड्राइनेस फ्रैक्शन पता करना पड़ा पहले, और ये स्ट्रेट लाइन है, इसका मतलब इसका एंथैल्पी इसके एंट्रोपी इस एंट्रोपी के बराबर हुआ। उसी तरीके से यहाँ पर एंथैल्पी एट 0.3 विल बी इक्वल टू
एंथैल्पी एट 0.4 दोनों बराबर हैं, ठीक है। दिस वाज द फर्स्ट न्यूमेरिकल विच आई हैव सॉल्व एंड आई हैव शोड यू। अब सेकेंड न्यूमेरिकल एक और हम करने जा रहे हैं, साइकिल विद वेट वेपर आफ्टर कॉम्प्रेशन। मतलब कॉम्प्रेशन जब हो जा रहा है तो साइकिल जो है तो कॉम्प्रेशन के बाद भी वेट है। जैसे यहाँ दिखाया गया 1 to 2 हमने TS डायग्राम दिखाया है, PS डायग्राम दिखाया है, 1 से 2 पर जा रहा है, कांस्टेंट एंट्रोपी तो स्ट्रेट लाइन है। तो जैसे 3, 4 यहाँ पर है, ये भी स्ट्रेट लाइन है PS डायग्राम में। तो दोनों डायग्राम अलग अलग दिखाया गया है। तो यहाँ पर मेन चीज़ क्या है कि 0.2 जो है वो लिक्विड फेज और गैस फेज के बीच में आ रहा है। 0.2 लिक्विड फेज और गैस फेज के बीच में आ रहा है, ठीक है। ये दिस इज द मेन पॉइंट। देन अब इस केस में अब COP निकालेंगे हम। इन दिस साइकिल एंथैल्पी एट 0.2 इज फाउंड आउट विद द हेल्प ऑफ ड्राइनेज फ्रैक्शन एट द पॉइंट एट दिस पॉइंट। अब 2 पॉइंट पर बोल रहे हैं कि पॉइंट नंबर 2 पर जो है वो हमारा गैस रेफ्रिजरेंट जो वेट है, तो हमको यहाँ पर इसका ड्राइनेज फ्रैक्शन पता होना चाहिए, सबसे पहला चीज़। नाउ द कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस इसी तरीके से होगा H1 - HF3 डिवाइडेड बाई H2 - H1। सेम मेथड इज सेम, जैसे पहले निकाला था वैसे इसमें भी होगा। अब इसका एक एग्जांपल हम लोग करें। एग्जांपल, एन अमोनिया रेफ्रिजरेटिंग मशीन फिटेड विद एन एक्सपेंशन वाल्व वर्क बिटवीन द टेम्परेचर लिमिट ऑफ -10 डिग्री सेंटीग्रेड एंड 30 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है। -10 और 30 डिग्री के बीच में वर्क कर रहा है एक्सपेंशन वाल्व। द वेपर इज 95% ड्राई एट द एंड ऑफ द आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन। वेपर जो है वो ड्राई है एट द एंड ऑफ आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन एंड द फ्लूइड लीविंग द कंडेंसर इज एट 30 डिग्री सेंटीग्रेड। Assuming actual COP 60% of the theoretical COP, calculate the kg of ice produced per kilowatt hour at 0 डिग्री सेंटीग्रेड, है ना। कितना kg of ice बनेगा per kilowatt hour at 0 डिग्री सेंटीग्रेड। From the water at 10 डिग्री सेंटीग्रेड, latent heat of ice is 335 किलोजूल पर kg। तो हमारा बर्फ़ बन रहा है, अमोनिया रेफ्रिजरेंट हमारा यहाँ पर, तो उसके बारे में हमें पता करना है, COP निकालना है। तो अब हमें जो है चार्ट दे दिया गया है। चार्ट में आप देखें टेम्परेचर, लिक्विड हीट HF दिया हुआ है, लेटेंट हीट किलोजूल पर kg दिया है, लिक्विड एंट्रोपी दिया है, टोटल एंट्रोपी ऑफ ड्राई सैचुरेटेड वेपर दिया है। 30 डिग्री पर 323.08, लेटेंट हीट हो गया 114.80, लिक्विड एंट्रोपी 1.2037 एंड टोटल एंथैल्पी ऑफ द ड्राई वेपर 4.9842। उस जगह से -10 डिग्री पर हमें लेटेंट हीट, लिक्विड हीट दिया है 135.37, लेटेंट हीट दिया हुआ 1197.68, लिक्विड एंट्रोपी दिया 0.5443 एंड टोटल एंट्रोपी ऑफ ड्राई वेपर दैट इज़ 5.4770। तो अब हमको देखना है कि इसमें गिवन क्या क्या चाहिए, व्हाट आर द गिवन थिंग्स। अब सबसे पहले हमने स्केच खींचा, इसका स्केच खींचा हमने टेम्परेचर एंट्रोपी पर, और सबसे पहला काम होता है स्केच खींचना प्रेशर और एंथैल्पी पर। टेम्परेचर एंट्रोपी पर आप देखें, पहला पॉइंट नंबर 1 से पॉइंट नंबर 2 जा रहे हैं, तो जो कि वेट है। 2 से 3 जा रहा है कंडेंसेशन, 3 से 4 जा रहे हैं हम एक्सपेंशन एंड 4 to 1 रेफ्रिजरेशन। तो यहाँ पर फिर हमारा 1 और 2 पर जो है वो एंट्रोपी कांस्टेंट है। उसके PS डायग्राम पे देखें हम तो 1 से 2 कंप्रेशन, 2 से 3 कंडेंसेशन एंड 3 to 4 एक्सपेंशन। यहाँ पर हमारा एंट्रोपी कांस्टेंट, एंथैल्पी कांस्टेंट है 3 और 4 के बीच में, एंड 4 to 1 रेफ्रिजरेशन। तो अब गिवन क्या क्या है उसको हम लोग गौर करेंगे। T1 = T4 = -10 डिग्री सेंटीग्रेड, T1 = T4 -10 डिग्री सेंटीग्रेड, केल्विन में चेंज किया। T2 = T3 30 डिग्री, केल्विन में चेंज किया। X2 ड्राइनेज फ्रैक्शन X2 0.95, ठीक है, एट पॉइंट नंबर 2 जो ड्राइनेज फ्रैक्शन दिया 0.95। देन HF3 = HF2 323.08, देन HF1 = HF4 135.37 किलोजूल पर kg। देन HFG2 जो है हमारा 1145.85 किलोजूल पर kg।
HFG1 दिया है फिर 1297.68 किलो जूल पर के जी। SF2 दैट इज एंट्रोपी एट 0.2 दे दिया है 1.2037 एंड SF1 लिक्विड एंट्रोपी एट 0.1। ठीक है, ये सब चीज़ हमको गिवन है। स्केच हमने पहले खींच लिया टेम्परेचर एंट्रोपी के बीच में और प्रेशर एंथैल्पी के बीच में। ये दो स्केच पहले खींचना जरूरी है। कोई भी न्यूमेरिकल होगा उसमें पहले ये दोनों स्केच खींचना जरूरी है, उसके बाद ही हम कुछ आगे बढ़ सकते हैं। तो अगर मान लीजिए कि x1 इज द ड्राइनेज फ्रैक्शन एट 0.1 पर ड्राइनेज फ्रैक्शन अगर x1 है तो हम लिख सकते हैं SF1 इज इक्वल टू S1 इज इक्वल टू एंट्रोपी एट 1 SF1 लिक्विड की एंट्रोपी प्लस x1 HFG1 डिवाइडेड बाई T1। HFG1 आपका एंथैल्पी हो गया, चेंज इन एंथैल्पी फ्रॉम लिक्विड टू गैस डिवाइडेड बाई टेम्परेचर T1। हम सब वैल्यू जान चुके हैं। SF1 की वैल्यू दी हुई है इसमें 0.5443 प्लस x1 हमको नहीं मालूम है और HFG1 की वैल्यू भी दी हुई है 1297.68 डिवाइडेड बाई टेम्परेचर। तो हमारा एक इक्वेशन आ गया x1 के फॉर्म में 0.5443 प्लस 4.934 x1। सिमिलरली S2 पर हम आ जाएँ, S2 में भी हमको ड्राइनेज फ्रैक्शन नहीं मालूम है तो S2 इज इक्वल टू SF2 x2 HFG2 डिवाइडेड बाई T2। यहाँ पर सब वैल्यू, यहाँ पर ड्राइनेज फ्रैक्शन की वैल्यू हमको इक्वेशन में दिया हुआ है x2 इज इक्वल टू 0.95 न्यूमेरिकल में दिया हुआ है तो हमें x2 की वैल्यू मालूम है यहाँ पर। तो ये हो गया हमारा SF2 प्लस x2 HFG2 डिवाइडेड बाई T2 या 1.2037 प्लस 0.95 दिया हुआ इंटू 1145.8 डिवाइडेड बाई 303। ये वैल्यू हमारी आ गई 4.796। अब हम दोनों S1 इज इक्वल टू S2 कर देंगे, चूँकि सेम लाइन पर है एंट्रोपी के सेम लाइन पर है, इसलिए यहाँ की एंट्रोपी के बराबर होगी। तो S1 इज इक्वल टू S2 इक्वेशन इक्वेट करेंगे 4.796 इज इक्वल टू 0.5443 प्लस 4.934 x1। यहाँ से x1 की वैल्यू हमको आ गई 0.86 दैट इज़ ड्राइनेज फ्रैक्शन एट 0.1 हमको मिल गया। अब हम एंथैल्पी कैलकुलेट करेंगे दोनों पॉइंट पर एट 0.1 H1 इज इक्वल टू HF1 प्लस x1 HFG1। H1 मालूम है हमको, H1 हमको मालूम है, H1 मालूम है, HF1 मालूम है 135.37 प्लस ड्राइनेज फ्रैक्शन अभी हमने निकाला 0.86 इंटू 1297.68 वैल्यू आ गई 1251.4। ये हमने H1 की वैल्यू निकाला। फिर इसी तरीके से अब हम H2 की वैल्यू निकालेंगे। H1 की वैल्यू निकल गई, H2 की वैल्यू H2 इज इक्वल टू HF2 प्लस x2 HFG2 H2 प्लस HFG2 HF2 की वैल्यू मालूम है, न्यूमेरिकल में दिया हुआ है 323.08 प्लस 0.95 ड्राइनेज फ्रैक्शन 0.95 इक्वेशन में दिया हुआ है हमको। ठीक है, क्वेश्चन में दिया हुआ 0.95। ये लिखा ना वेपर इज़ 95% ड्राई, वेपर इज़ 95% ड्राई लिखा हुआ है ना, ये 90। तो इसके थ्रू हम निकाल लेंगे इसका x2 हो गया 0.95 इंटू HFG2 कितना हमारा 1145.8, ये हमको दिया 114.8, ये हमारा यहाँ पर भी दिया है HFG2 1145.8, वो वैल्यू हमने यहाँ लिख दिया और इसको कैलकुलेट कर लिया तो आ गया 1411.6। अब हमको H1 मालूम हो गया, H2 मालूम हो गया, तो हम COP इसका आसानी से निकाल सकते हैं। COP की वैल्यू हमारी होती है H1 माइनस HF3 डिवाइडेड बाई H2 माइनस H1। H1 माइनस HF3 का H4 की जगह पर आ गया, आपका HF3 आ गया, H4 की जगह पर HF3 आ गया, तो H1 माइनस HF3 H1 की वैल्यू लिखा और HF3 की वैल्यू लिखा 323.08 डिवाइडेड बाई H2 माइनस H1 लिख दिया, हमने कैलकुलेट कर लिया, COP आ गया 5.8। अब बोल रहे हैं कि एक्चुअल COP 60% ऑफ द थ्योरेटिकल COP, तो एक्चुअल COP जो हो जाएगा 60% कर देंगे, 0.6 से मल्टीप्लाई कर दिया हमने, तो 0.6 से इसको मल्टीप्लाई कर दिया तो हमारा आ गया 3.48, ये हमको एक्चुअल COP आ गया। तो कहने का मतलब ये है कि यहाँ पर जो हमारा
वेपर था कंप्रेशन के बाद वो वेट था। हमारा वेपर जो कंप्रेशन के बाद था वो वेट था। पहले केस में हमारा जस्ट ड्राई था, बट यहाँ पर वेपर जो कंप्रेशन के बाद वेट है। सो दिस वाज द न्यूमेरिकल नंबर 2. नाउ अनदर न्यूमेरिकल, वेट कंप्रेशन हो गया. देन वी विल कम ऑन that was your 27, then it was your 28, okay, 27, 28, and now 27, 28 and 29. Another numerical I am going to solve now, which I will show you. Cycle with wet compression. Then तो अभी हम लोगों ने किया 0.6 हो गया, ठीक है. उसके बाद फिर एक न्यूमेरिकल और है हमारे पास, एक न्यूमेरिकल और है जिसको कि हम सॉल्व करने जा रहे हैं. ये हमारा न्यूमेरिकल है आपका ब्राइटन साइकिल के ऊपर, ठीक है. A dense air refrigeration system operates between pressure of 4 bar and 16 bar. ठीक है. The air temperature after heat rejection to surrounding is 37 degree centigrade, and air temperature at the exit of the refrigerator is 7 degree centigrade. The isentropic efficiency of turbine and compressor are 0.85 and 0.8 respectively. Determine compressor and turbine work per TR, COP and power per TR. Take gamma is equal to 1.4 and CP is equal to 1.005 किलोजूल पर kg के. ठीक है. ये न्यूमेरिकल हमारे लिए इम्पॉर्टेंट इसलिए है कि ये ब्राइटन साइकिल के ऊपर न्यूमेरिकल है. तो फिर वही प्रोसेस हम करते हैं. हमारे पास क्या क्या गिवन चीज़ है वो हम देखेंगे पहले. तो हमारा प्रेशर P1 इज इक्वल टू P4 सबसे पहला, देन P2 इज इक्वल टू P3, देन T3 इज इक्वल टू 37, हमने इसको चेंज कर दिया आपके केल्विन में. देन T1 इज इक्वल टू 7 डिग्री सेंटीग्रेड, 7 + 2 73, 280 हो गया. और एफिशिएंसी दिया हुआ है टरबाइन की और कंप्रेसर की. इसके मतलब जो प्रोसेस हो रहा है वो आपका प्योरली आइसेंट्रोपिक नहीं, एग्जैक्टली आइसेंट्रोपिक है, पर वो प्रोसेस डाइवर्ट होकर के जा रहा है, क्योंकि इसमें फ्रिक्शन आ जा रहा है और रिवर्सिबिलिटी आ जाती है, इरिवर्सिबिलिटी आ जाती है. इसलिए एफिशिएंसी दे दिया कंप्रेशन की भी और एक्सपेंशन की भी. ये इंपॉर्टेंट चीज़ है इस न्यूमेरिकल में. तो T2 इज़ द टेम्परेचर ऑफ द एयर एट एंड ऑफ द आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन इन द कंप्रेसर. T2 डैश इज़ द एक्चुअल टेम्परेचर ऑफ द एयर लिविंग द कंप्रेसर. देन T4 टेम्परेचर ऑफ एयर एट द एंड ऑफ आइसेंट्रोपिक एक्सपेंशन इन द टरबाइन, एंड T4 डैश एक्चुअल टेम्परेचर ऑफ द एयर लिविंग द टरबाइन. ठीक है. ये इसके साथ देखिए प्रेशर वॉल्यूम डायग्राम दिया है और टेम्परेचर एंट्रोपी डायग्राम दिया है. 1 से 2 तो एक्चुअल आइडियल हो रहा है, लेकिन 1 से 2 डैश जो है हमारा एक्चुअल हो रहा है, एक्चुअल कंप्रेशन हो रहा है बिकॉज ऑफ द इरिवर्सिबिलिटी एंड फ्रिक्शन. देन 2 डैश टू 3 डैश कंडेंसेशन हो रहा है, एंड 3 to 4 एक्सपेंशन है, बट एक्चुअल 3 to 4 डैश. इस तरह से हमारा एक्सपेंशन हो रहा है. फिर 4-1 जो हो गया हमारा, ये क्या हो गया, ये आपका एवापोरेटर में एवापोरेशन हो गया. उस तरह से TS डायग्राम पर दिखाया गया 1 से 2 की जगह पर 1 से 2 डैश, 2 डैश से 3 डैश कंडेंसेशन, देन 3, ये कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस है. 3 to 4 डैश एक्सपेंशन, सॉरी एक्सपेंशन इन एक्सपेंशन टरबाइन, बट एक्चुअली इज 3 to 4 डैश, एंड 4-1 इज योर एवापोरेशन. तो इस तरह से हमने सब प्रोसेस देख लिया. टेम्परेचर T2 इज़ द टेम्परेचर ऑफ द एयर एट द एंड ऑफ आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन. ठीक है. T2 डैश इज़ द एक्चुअल टेम्परेचर ऑफ द एयर लिविंग द कंप्रेसर. T4 इज़ द टेम्परेचर ऑफ एयर एट द एंड ऑफ आइसेंट्रोपिक एक्सपेंशन इन द टरबाइन, एंड T4 डैश इज़ द एक्चुअल टेम्परेचर ऑफ द एयर लिविंग द टरबाइन. मतलब ये एक्चुअल और थ्योरेटिकल
ये दोनों इन्होंने यहाँ पे मेंशन किया गया है। तो अब हम चूँकि एयर रेफ्रिजरेशन है तो एयर रेफ्रिजरेशन को हम मानते हैं कि ये PV = MRT का लॉ जो है दैट इज़ आइडियल गैस इक्वेशन, इसको फॉलो करेगा। ठीक है, तो हम उसके हिसाब से लिख सकते हैं T2/T1 = P2/P1 गामा -1/, टेम्परेचर का रेशियो दैट इज़ इक्वल टू P2/P1 कितना हो गया 16/4 गामा -1/, इससे हमने निकाल लिया 1.486। ठीक है, T2 = T1 मल्टीप्लाइड बाई 1.486, तो उससे हमने इसकी वैल्यू लिख दी T1, इसकी वैल्यू लिख दिया 416 K। इसी तरीके से फिर T3/T4 देखें, T3/T4 = P3/P4 गामा -1/, दैट इज 16/4 1 - 4 - 1 डिवाइडेड बाई 1.4। यहाँ से फिर हम सीधा जो है T4 = T3/1.486 और उसकी वैल्यू निकाल लिया हमने। T3 की वैल्यू 310 दिया हुआ है यहाँ पर, T3 दिया हुआ है 310 K, वहाँ पर हमने इसकी वैल्यू लिख दी 310 K, 310 की वैल्यू लिख दी और डिवाइडेड बाई 1.486, तो हमने पूरा निकाल लिया T4 की वैल्यू। तो T4 निकल गया, T2 निकल गया, 2 टेम्परेचर निकल गया। अब आइसेंट्रोपिक एफिशिएंसी ऑफ कंप्रेशन क्या होता है? आइसेंट्रोपिक एफिशिएंसी ऑफ कंप्रेशन दिखाया जाएगा दैट इज़ आइसेंट्रोपिक इंक्रीज इन टेम्परेचर डिवाइडेड बाय एक्चुअल इंक्रीज इन टेम्परेचर। तो आइसेंट्रोपिक इंक्रीज क्या हुआ? आइडियल T2 - T1 हुआ और एक्चुअल T2' - T1। तो एक तो हो गया हमारा आइसेंट्रोपिक, दूसरा हो गया आइडियल। वैल्यू लिखा हमने और एफिशिएंसी दिया हुआ है, एफिशिएंसी का परसेंटेज दिया हुआ क्वेश्चन में। टरबाइन का 0.85, कंप्रेसर का 0.8, तो 0.8 = 416 - 280 डिवाइडेड बाई T2' - 280। यहाँ से हम T2' की वैल्यू निकल जाएगी, डायरेक्टली निकल जाएगी, 450 K आ गया। फिर टरबाइन के लिए अब आ गई है आइसेंट्रोपिक एफिशिएंसी ऑफ टरबाइन = एक्चुअल इंक्रीज इन टेम्परेचर डिवाइडेड बाई आइसेंट्रोपिक इंक्रीज इन टेम्परेचर, दैट इज़ T3 - T4' डिवाइडेड बाई T3 - T4। और टरबाइन की एफिशिएंसी 0.85 हो गई, 0.85 = 310 - T4' डिवाइडेड बाई 310 - 204, 8.6। ये हमें वैल्यू ऑलरेडी दिया हुआ है, तो यहाँ से हम निकाल लिए 0.85 एफिशिएंसी दी हुई है, तो T4' = हमारा डायरेक्ट निकल जाएगा। तो T4' निकाल लिया हमने और यहाँ से T2' निकाल लिया। नाउ वी नो दैट रेफ्रिजरेटिंग इफेक्ट क्या है? अब हम ये जानते हैं दैट इज़ इक्वल टू CP T1 - T4'। तो CP T1 हमको मालूम है, T1 की वैल्यू हमको न्यूमेरिकल में दिया हुआ है 27 जैसे 280 डिग्री सेंटीग्रेड माइनस T4' 223.8 CP से मल्टीप्लाई कर दिया, हमको निकल गया यहाँ से रेफ्रिजरेटिंग इफेक्ट 56.48। ठीक है, अब उसके बाद मास ऑफ द एयर फ्लोइंग पर टन पर मिनट MA, दैट इज हीट एक्सट्रैक्टेड पर मिनट डिवाइडेड बाय हीट एक्सट्रैक्टेड पर kg। माइंड इट, हीट एक्सट्रैक्टेड पर मिनट डिवाइडेड बाय हीट एक्सट्रैक्टेड पर kg, तो 210 डिवाइडेड बाय 56.48 हो गया। एंड दैट हमको मालूम है हीट एक्सट्रैक्टेड पर मिनट 210 होता है, स्टैंडर्ड है। हीट एक्सट्रैक्टेड पर kg 56.48 ये हमने निकाला है रेफ्रिजरेटिंग इफेक्ट से, तो आ गया 3.72 kg पर मिनट। 1 TL = 210 होता है। नाउ कंप्रेसर वर्क क्या होगा? MACP T2' - T1' होगा कंप्रेसर वर्क, दैट विल बी गिवन बाय 3.72 × 1 × चेंज इन टेम्परेचर 450 - 280, तो हमारा 635.6 kJ पर मिनट आ गया। उधर टरबाइन वर्क क्या हुआ? MACP T3 - T4', दैट इज़ MA हमको मालूम है मास 3.72 निकाला है ना, MA हमने पहले वैल्यू निकाला है MA का, तो 3.72 × 1 × 310 × 223.8, यहाँ से हमको 322.3 निकल गया। तो WT मालूम हो गया, WC मालूम हो गया।
तो नेटवर्क क्या हो गया, हटा देंगे WC में से WT को 635.6 माइनस 322.8 घटा के निकाल दिया 313.3 किलो जूल पर kg के पर मिनट पर किलो जूल पर मिनट। तो COP क्या हो गया, हीट एक्सट्रैक्टेड पर मिनट डिवाइडेड बाई नेट वर्क डन, हीट एक्सट्रैक्टेड पर मिनट डिवाइडेड बाई नेट वर्क डन, तो दैट इज 210 डिवाइडेड बाई 313.3 एंड वी गेट 0.67 COP। देन पावर क्या होगा, पावर दैट इज द कंप्रेसर वर्क निकाला 322.8 नेटवर्क हमारा क्या है 313.3 है, तो 313 नेटवर्क है डिवाइडेड बाई 60 दैट इज 5.22 किलोवाट, ये किलोवाट में कहते हैं। ओके, दैट दिस न्यूमेरिकल वाज इम्पॉर्टेंट and I have dealt today only with the numerical. Thank you very much for listening, for giving me time.